सो हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ ई पाठशाला। दिस इज़ अश्विनी और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 6 क्लास की साइंस। और ये हमारा चल रहा है 8 चैप्टर जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट्स, यानी हमारी बॉडी किस तरह मूव कर सकती है। अब तक हमने इसके जॉइंट्स के बारे में पढ़ा, बोन्स के बारे में, और हमारे बॉडी में स्केलेटन के बारे में पढ़ा कैसे होता है। अब हम इस स्केलेटन के बारे में और आगे तक पढ़ेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये हमारा पाम है, हमारा हैंड है। ठीक है, ये हैंड का स्ट्रक्चर है। तो आपने देखा होगा अपने, अगर हैंड की जो फिंगर्स हैं उनको आप जहाँ जहाँ भी जॉइंट्स पता लग रहे हैं आपको, वहाँ वहाँ से आप उनको मोड़ सकते हो। ठीक है, उनकी मूवमेंट करा सकते हो। अगर आप टेस्ट करेंगे तो देखेंगे आप अपनी फिंगर को यहाँ से भी मोड़ सकते हैं, यहाँ से भी मोड़ सकते हैं, यहाँ से भी मोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जॉइंट्स हैं ऑब्वियसली, और ये हमारा जो हैंड है ना, ये छोटे छोटे बोन्स से मिलकर बना है जिसे हम बोलते हैं कार्पल्स। ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पल्स। हमारा हैंड छोटे छोटे बोन्स से मिलकर बना है जिन्हें हम कार्पल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा हैंड का। सबसे पहले इस तरीके से होता है ना कुछ। ये हमारा थंब है, ये थंब है, ये फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर एंड फोर्थ फिंगर। ठीक है, देखिए, एक ये बोन हो गई, एक ये बोन हो गई, एक ये बोन हो गई। जैसे एक फिंगर लगभग लगभग 3 कार्पल्स से मिलकर बनी। अगर आप अपने हैंड को पलटे और पीछे से देखें और उसको टाइट करें थोड़ा, तो आपको अपने हैंड की कई बोन्स वैसे भी दिख जाएंगी उस तरफ से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा रिब केज। द रिब्स आर curiously bent. They join the chest bone and the backbone together to form a box. This is the rib cage. There are 12 ribs on each side of chest. Some important internal parts of the body lie protected inside the cage. तो ये हमारी रिब केज होती है। देखो, ये बेंट होती है, घूमी हुई होती है, यानी ये चेस्ट बोन है, यहाँ से गई और ऐसे यहाँ से बेंड होके पीछे जाके बैकबोन से जाके मिलती है, बैकबोन में जुड़ी होती है और एक तरीके का केज फॉर्म करती है, एक तरीके का जाल टाइप फॉर्म करती है। ठीक है, इस जाल में हमारे बॉडी के कई इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे लंग्स हो गया, हार्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है, वो सब एकदम सेफ रहता है, इसके अंदर रहता है, केज के अंदर रहना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत हमारे बॉडी के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। लंग्स, ठीक है, हमारा हार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लिवर, ये सब हमारे बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो केज के अंदर रहने चाहिए। तो ये रिब केज हमारी बॉडी ने एक बना रखी है जिसके अंदर ये पार्ट्स रहते हैं। देयर आर 12 रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ चेस्ट। हमारे ईच साइड में 12 रिब्स हैं, यानी 12 यहाँ, 12 यहाँ, तो टोटल हो गई 24। ठीक है, तो ये रिब केज होता है। आप किसको फील भी कर सकते हैं। आप कैसे करना है आपको, कि आपको सांस लेनी है एक, और रोक के रखनी है सांस को थोड़ी देर तक, और फिर आपने चेस्ट पे अपनी उंगलियां घुमानी है। आप इस रिब को फील कर सकेंगे, और या आप इसको पूरा फील कर सकेंगे कि चेस्ट बोन से ले जाकर के पीछे बैक बोन पर मिल रही है। ठीक है, आपको बस काम इतना करना है कि आपको सांस भर के एक सांस रोक के रखनी है थोड़ी देर तक, और उंगलियां आपने चेस्ट पे घुमानी है, तो आप इन रिब्स को फील कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा बैकबोन। अपने फ्रेंड को कहिए कि वो झुक जाए, अपनी नीज को बेंड करे, बिना अपने टोस को चेक करे, टच करे, झुक जाए पूरा, और आप उसकी बैक के मिडल में, मतलब जो उसकी पीठ होगी उधर मिडल में आप अपने फिंगर्स को लगाएंगे और नीचे की तरफ ले जाएंगे, तो आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर फील होगा, आपको एक बैकबोन फील होगी। वो जो फील होगा आपको हार्ड और सॉलिड स्ट्रक्चर मिडल में आपकी उसकी पीठ के, वो होगी बैकबोन। The backbone. It is made up of many small bones called vertebrae. The backbone consists of 33 vertebrae. The ribs cage is joined to these bones. If backbone was made up of only one long bone, will your friend be able to bend? मतलब अगर इसमें हमें ये बताया है कि बैकबोन जो है कई सारी बोन्स से, छोटी छोटी बोन्स से मिलकर के बनी होती है। जैसे ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से छोटी छोटी बोन्स से मिलकर बनी है, देख रहे हैं आप। ठीक है, इन बोन्स को हम कहते हैं वर्टिब्रे। ठीक है, और हमारी बैकबोन में टोटल 33 वर्टिब्रे होती हैं। और अगर ये बैकबोन छोटी छोटी बोन्स से ना मिलकर के एक सॉलिड, एक लंबी बोन से बनी, मतलब जैसे कि ये छोटी छोटी बोन, इसके बीच में मसल्स होती हैं, ये जो ग्रे कलर की आपको दिख रही है ना, ये मसल्स हैं, ये ना हो और ये एक पूरी सॉलिड बोन हो, तो क्या आप या आपका फ्रेंड या कोई भी मुड़ पाएगा, ऐसे झुक पाएगा? आप अपनी बैक से झुक ही नहीं पाएंगे। ये इसीलिए झुक पाते हैं क्योंकि ये छोटी छोटी बोन से मिलकर बनी है जिन्हें हम कहते हैं वर्टिब्रे, और ये 33 होती है टोटल हमारी बैकबोन में। ठीक है, अगर ये ना हो, ये पूरी सॉलिड बोन हो, तो आपका फ्रेंड या आप या कोई भी झुक नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि ये सॉलिड होगी,
कोई भी जॉइंट नहीं होगा। हमने पढ़ा है कि हमेशा जब भी हम मूवमेंट करते हैं, हम आगे पीछे झुकना, ऊपर उठना, मतलब जो भी हमारी बॉडी में मूवमेंट होती है वो एक जॉइंट से होती है। अगर ये पूरी एक सॉलिड बोन होगी, पूरी एक होल बोन होगी, तो इसमें जॉइंट कहाँ से होंगे, तो फिर हम झुक भी नहीं पाएंगे। नेक्स्ट आती है आपकी शोल्डर बोन। आपके फ्रेंड को कहिए कि वो एक वॉल के अगेंस्ट खड़ा हो जाए और उस वॉल को पूरी अपना फोर्स लगा करके जितनी उसमें ताकत है पुश करे। आप पीछे से देखेंगे कि उसके पीठ के शोल्डर वाले, जहाँ पे शोल्डर होता है, वहां से एक बोन पीछे की तरफ से बाहर को आ रही है। ठीक है, आप फील कर सकते हैं उसको। ठीक है, उसको हाथ लगा के फील करिए। ठीक है, उसे हम कहते हैं शोल्डर बोन। जैसे ये डायग्राम में ये होती है शोल्डर बोन। ठीक है, अगर आप किसी चीज को पुश करेंगे तो ये पीछे से थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाती है, बाहर की तरफ आ जाती है। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ सॉरी, तो ये थोड़ी बाहर की तरफ आ जाती है और आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा पेल्विक बोन। दिस स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ पेल्विक बोन्स, दे आर एनक्लोज द पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टमक, दिस इज द पार्ट यू सिट ऑन। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है 8.13 में, इसे हम कहते हैं पेल्विक बोन। ये हमारे बॉडी का लोअर रीजन होता है, स्टमक के नीचे। ठीक है, स्टमक के नीचे का जो रीजन है वो पूरा, ये देखिए, ये थाई बोन्स हैं, ये हिप बोन्स हैं। ठीक है, ये बैक बोन यहाँ से आ रही है। तो ये जो हमारे स्टमक के नीचे का जो पोर्शन है स्केलेटन का, उसे हम बोलते हैं पेल्विक बोन्स। इसी के बल से आप बैठते हैं, कहीं भी बैठते हैं, उठना, ठीक है, आप इसी के बल से कर पाते हैं। ठीक है, ये हमारी बॉडी के लोअर रीजन में होता है। नेक्स्ट आता है हमारा स्कल। स्कल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है। और ब्रेन आपको पता ही है, हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन, क्योंकि ब्रेन ही वर्क करता है, ब्रेन हमारी बॉडी को चलाता है। द स्कल इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स ज्वाइंट टुगेदर। अब मैंने पहले भी आपको बताया था कि स्कल कई सारी बोन से मिलकर बना हुआ है। देखिए यहाँ पर आपको दिख जाएंगे इंसिजन्स। ठीक है, स्कल कई बोन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, लेकिन ये जो जॉइंट है, ये बोन जो मिलकर बनी हुई है, ये और ये जो जॉइंट बना रही हैं ये बोन्स, ये फिक्स्ड है, इसलिए स्कल हिलता नहीं है, स्कल मूव नहीं करता। इट इनक्लोजेज एंड प्रोटेक्ट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, द ब्रेन। मैंने पहले भी बताया आपको, ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। और स्कल की इतना ध्यान रखिए, बस ये जो लोअर जॉ है आप इसको हिला सकते हैं, बाकी यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक आप स्कल को नहीं हिला सकते, क्योंकि ये फिक्स्ड बोन से, फिक्स्ड जॉइंट्स हैं इसमें। ठीक है, ये छोटे छोटे बोन से जोड़कर तो बनाए, लेकिन जो जॉइंट्स इसने बनाए हैं वो फिक्स्ड है, हिल नहीं सकते। Some additional part of the skeleton are skeleton that are not as hard as the bones and which can be bent. These are called cartilage. ठीक है, मतलब कुछ पार्ट हमारी बॉडी के, हमारे स्केलेटन के, जो बहुत हार्ड नहीं होते हैं बोन्स की तरह और मोड़े जा सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं कार्टिलेज। फॉर एग्जाम्पल आपका ईयर, ये ईयर है, आप इसको मोड़ सकते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि ये बोन की तरह एकदम हार्ड है, मोड़ नहीं सकता, आप इसको मोड़ सकते हैं ना। ये एक होल बोन ही है, मतलब एक पूरी बोन ही है, इसमें जॉइंट्स नहीं है, लेकिन आप इसे मोड़ सकते हैं, तो ये बोन नहीं है, ये कार्टिलेज है, इसको हम बोलते हैं कार्टिलेज। तो ये आपके ईयर में होता है। ठीक है, ईयर लोब में। मेक अ फिस्ट विद वन हैंड, बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड टच योर शोल्डर विद द थंब। डू यू सी एनी चेंज इन अपर आर्म? टच इट विद द अदर हैंड। डू यू observe a swollen region in the upper arm? This is muscle. The muscle bulge due to the contraction. ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ये कह ये रहा है कि आपको इस तरीके से आप अपने हाथ को मोड़ना है। ठीक है, इस तरीके से अपने हाथ को ऊपर ले जाके मोड़ना है। ठीक है, जैसे आप अपनी मसल्स दिखाते ना, देखो मेरे पास इतनी मसल्स हैं, ऐसे करके आपको अपने हैंड को मोड़ना है और आपको दूसरे हाथ से यहाँ पे अंगूठे से प्रेस करके देखना है। ठीक है, आपको दिखेगा ये सोलन रीजन है और थोड़ा टाइट है, थोड़ा सा टाइट है और सोलन टाइप लग रहा है। ठीक है, मोड़ने पर इसे हम कहते हैं मसल। और ये ब्लज, ये एक तरीके का सोलन रीजन, ये टाइटनेस, ये थोड़ा सा ऊपर उठ जाना इस एरिया का, ये क्यों होता है? क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्ट हो, जब आप अपने हाथ को मोड़ते हैं ना, तो आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, मतलब वो लेंथ में स्मॉलर हो जाती है। नॉर्मली ये इतनी है, नॉर्मली ये इतनी है, लेकिन जब आप अपना हाथ मोड़ेंगे तो ये इतनी हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से ये ब्लज के फॉर्म में आ जाती है, सोलन पार्ट के फॉर्म में आ जाती है। When contracted, the muscle became shorter, stiffer and thicker. It pulls the bone. ठीक है, जब हम ऐसे करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अपनी मसल को, तो वो स्टिफर हो जाती है और ठोस हो जाती है, थिक हो जाती है। ठीक है, और स्ट्रॉन्गर हो जाती है और बोन को खींचती है। यानी अगर आपने ऐसे करा है ना, तो ये मसल इस बोन को ऊपर की तरफ खींचेगी, अपनी तरफ पुल करेगी। ठीक है,
मसल वर्क्स इन पेयर्स, हमेशा मसल वर्क करती है पेयर्स में, यानी दो में, यानी दो मसल्स आपस में साथ में वर्क करती हैं. when one of them contracts, the bone is pulled in that direction. The other muscles of the pair relaxes to move the bone in the opposite direction. The relaxed muscle contracts to pull the bone towards its original position, while the first relaxes. A muscle can only pull, it cannot push. तो ये कह क्या रहा है, ये ऐसा है कि मैंने पहले बताया आपको कि मसल पुल करती हैं बोन को, तो ये पेयर में वर्क करती हैं कैसे. जब हमारी एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वो बोन को अपनी तरफ, अपनी डायरेक्शन में पुल करती है, वाइल दूसरी वाली रिलैक्स रहती है, बिल्कुल अपने नॉर्मल उसमें रहती है, रिलैक्स्ड रहती है. ठीक है, अब हमें पहली बोन को वापस नॉर्मल पोजीशन में लाने के लिए जो रिलैक्स्ड वाली मसल है उसको हमें कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है. वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और बोन को अपनी नॉर्मल अपनी तरफ खींचती है, अपनी डायरेक्शन में खींचती है, नॉर्मल पोजीशन में लाती है. ठीक है, और पहली वाली मसल जो कॉन्ट्रैक्ट हुई थी वो वापस रिलैक्स हो जाती है. इस तरीके से ये काम करती है. और मैंने पहले बताया मसल्स बोन को केवल पुल कर सकती हैं, पुश नहीं करती. वो धक्का नहीं देती हैं, वो पुल करती हैं, खींचती हैं. ठीक है, इस तरीके से दो मसल्स आपस में वर्क करती हैं एक बोन की मूवमेंट में. मैं फिर से समझाता हूँ डायग्राम की मदद से. जैसे ये आपने ये वाली मसल कॉन्ट्रैक्ट करी, इसने बोन को अपनी तरफ खींचा, अपर डायरेक्शन में खींचा, और ये जो नीचे वाली मसल है ना ये रिलैक्स हो जाएगी. ठीक है, ये नीचे वाली मसल रिलैक्स हो जाएगी और ये वाली मसल बोन को अपनी डायरेक्शन में खींचेगी. अब आपको हाथ को वापस बोन को अपनी नॉर्मल पोजीशन में लाना है, तो आप हाथ को उसी तरीके से नीचे करेंगे तो आप देखेंगे कि ये वाली जो मसल है ये रिलैक्स हो गई. अब ये वाली थोड़ी सी थिक हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, थोड़ी नीचे वाली थोड़ी कम कॉन्ट्रैक्ट होती है. ठीक है, तो नीचे वाली थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ये स्टिफर हो जाएगी और ये बोन को नीचे की तरफ खींचेगी. ठीक है, ये बोन को नीचे की तरफ खींचेगी. तो मतलब जहाँ की बोन कॉन्ट्रैक्ट होती है वो ब्लज फॉर्म करती है. जहाँ की बोन कॉन्ट्रैक्ट हुई जहाँ की मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई उसने बोन को अपनी डायरेक्शन में खींचा. यानी जब यहाँ की मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई थी तो इसने बोन को अपर डायरेक्शन में अपनी तरफ खींचा, और जब यहाँ की मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई थी तो इसने बोन को नीचे की डायरेक्शन में अपनी तरफ खींचा. ठीक है, इस तरीके से ये काम करती हैं. नेक्स्ट आता है हमारा गेट ऑफ एनिमल्स. गेट मतलब मूवमेंट. सिंपल बता रहा हूँ, सिंपल भाषा में मूवमेंट. ठीक है, यानी एनिमल्स कैसे मूव करते हैं अलग अलग तरीके. एक तो सबसे पहला आ जाता है हमारा अर्थवर्म. द बॉडी ऑफ एन अर्थवर्म इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स जॉइंट एंड टू एंड. आपने देखा होगा कभी अगर अर्थवर्म, तो उसकी बॉडी रिंग्स टाइप से बनी होती है एंड टू एंड. ये देख रहे हैं आप रिंग्स, इसमें भी नोटिस कर सकते हैं, छोटे छोटे रिंग्स से बनी होती है. अर्थवर्म के पास बोन नहीं होती है. एन अर्थवर्म डजंट हैव बोन. इट हैज़ मसल विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी. उसके पास मसल्स होती है जो कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक्सटेंड करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक्सटेंड करती है, जिसकी वजह से वो मूव करता है. अब ये मूव कैसे करता है हम देखते हैं. ये ड्यूरिंग द मूवमेंट द अर्थवर्म फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कीपिंग द रियर माने पिछला वाला रियर पोर्शन फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड. देन इट फिक्सेस द फ्रंट एंड एंड रिलीजेस द रियर एंड and it then shortens the body and pulls the rear end forward. This makes it move forward by a small distance. Repeating such muscle expansion and contraction, the earthworm can move through soil. Its body secretes a similar substance to help the movement. करता क्या है ये एक्चुअल में, इसने क्या करा, पहले इस पोजीशन में था, इसने अपनी आगे वाली बॉडी को आगे खींचा, मतलब अपनी फ्रंट वाली बॉडी को आगे खींचा, यहाँ पे ले गया, और जो पीछे वाली बॉडी थी ना उसको वो सॉइल पे, उसको वहीं ज़मीन पे फिक्स रखता है, उसको हिलाता नहीं है. इसने अपने बोन तो होती नहीं है, तो ये सिर्फ मसल्स का बना होता है, तो ये खींच लेता है. इसने अपनी बॉडी को आगे खींचा और पिछला पार्ट वहीं रहने दिया. ठीक है, अब आगे वाला पार्ट फिक्स कर लिया और पिछले पार्ट को छोड़ दिया, तो वो पिछला पार्ट आगे आ जाएगा, नॉर्मल पोजीशन पे आएगा, तो वो पीछे वाला पार्ट भी थोड़ा और शॉर्ट कर लेता है, फिर आगे वाले पार्ट को फर्दर वो आगे करता है, आगे वाले पार्ट को आगे बढ़ाता है. इस तरीके से वो चलता है. पहले उसने क्या किया था, फिर से मैं बता रहा हूँ. फर्स्ट एक्सटेंडेड द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी. उसने पहले अपना अगला पार्ट को एक्सटेंड किया, आगे लाया, और पीछे वाले पार्ट को ग्राउंड पे ही फिक्स्ड रखा, वो वहीं फिक्स्ड है. ठीक है, देन इट फिक्सेस द फ्रंट एंड एंड रिलीज द रियर एंड. फिर अब वो क्या करता है,
वो पहले जो उसने पहले पार्ट आगे बढ़ाया था अपना फ्रंट पार्ट, उसको ग्राउंड पे फिक्स कर देता है और अपना पिछला पार्ट छोड़ देता है, ठीक है। देन इट शॉर्टन्स द बॉडी एंड पुल द रियर एंड फॉरवर्ड। फिर वो क्या करता है, अपना पिछले वाला एंड भी आगे की तरफ खींच लेता है, अपनी बॉडी को शॉर्ट कर लेता है, ठीक है। दिस मेक इट मूव फॉरवर्ड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। इस तरीके से वो स्मॉल डिस्टेंस, ज़्यादा नहीं, थोड़ा छोटा ही डिस्टेंस कवर कर पाता है। और इसी तरीके से रिपीट एक्सपेंशन, अपनी बॉडी का एक्सपेंशन, पहले एक्सपैंड कर रहा है फिर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इस तरीके से वो अपनी बॉडी को चलाता है, आगे बढ़ाता है। छोटे छोटे एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से उसकी बॉडी आगे बढ़ती है स्मॉल डिस्टेंसेस में। द अर्थवर्म कैन मूव थ्रू सॉइल, मतलब सॉइल में ज़्यादा मूव कर सकता है। इट बॉड, अब क्या है, उसकी इस मूवमेंट को हेल्प करने के लिए उसकी बॉडी एक सिमिली, एक चिकना सा सब्सटेंस भी रिलीज करती है अंडर इट्स बॉडी। अब वो अपने बॉडी को फिक्स कैसे कर लेता है ग्राउंड पे। अंडर इट बॉडी इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिसाइल्स, ठीक है। ब्रिसाइल्स होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रोजेक्शन आउट। द ब्रिसाइल्स आर कनेक्टेड विद मसल। द ब्रिसाइल हेल्प टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड, ठीक है। मतलब उसकी बॉडी ग्राउंड पे कैसे फिक्स रहती है, इन ब्रिसाइल्स की मदद से। हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं छोटे छोटे, आपको दिखेंगे नहीं, ठीक है। इसकी मदद से वो अपनी बॉडी को ग्राउंड पे फिक्स रखता है। याद रखना ब्रिसाइल्स, क्या है टर्म, ब्रिसाइल्स। नेक्स्ट आता है स्नेल। स्नेल की मूवमेंट अर्थवर्म से ज़्यादा अलग नहीं है, सेम ही है, ठीक है। इस बस बात क्या होती है, स्नेल के पास एक शेल होता है, ठीक है। इट इज़ अ आउटर स्केलेटन ऑफ स्नेल बट इट इज़ नॉट मेड ऑफ बोन्स। ये बोन्स से नहीं बना होता है, ठीक है, ये किसी और चीज़ से बना होता है और ये इसकी बॉडी पे होता है। द शेल इज़ अ सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इट हैज़ टू बी ड्रैग्ड अलोंग, ठीक है। ये एक सिंगल यूनिट है और ये इसकी मूवमेंट पे कोई मदद नहीं करता, बल्कि इसको अपने शेल को उठा के ढो के इधर से उधर ले जाना पड़ता है जहाँ भी ये जाता है। प्लेस द स्नेल, अब आपको क्या करना है, आपने एक स्नेल लिया, उसको ग्लास पे रखा, कुछ देर तक तो वो अपने शेल के अंदर रहेगा डर के मारे। फिर जब वो बाहर आएगा और वो मूवमेंट स्टार्ट करेगा तब उसकी मूवमेंट नोट करना, ठीक है। वो एकदम अर्थवर्म की तरह ही होती है। अब जब वो बाहर आएगा तो उसके बॉडी में अ थिक स्ट्रक्चर ऑफ एंड द हेड ऑफ द स्नेल में कम आउट ऑफ एन ओपनिंग इन द शेल। मतलब इस ओपनिंग से, यहाँ पे एक ओपनिंग होगी, यहाँ से वो बाहर आएगा, ठीक है। पहले तो वो अंदर ही रहेगा, फिर थोड़ी देर बाद जब बाहर आएगा, द थिक स्ट्रक्चर इज फुट मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स। नाउ केयरफुली टिल्ट द गास प्लेट, द वे ऑफ मोशन द फुट कैन बी, द वेवी मोशन ऑफ द फुट कैन बी सीन, ठीक है। तो ये स्नेल का ना, ये जो ये काफ़ी थिक पोर्शन होता है मसल्स का, स्ट्रॉन्ग मसल्स का होता है। इसमें आप एक वेव लाइक मूवमेंट देखेंगे, ठीक है। कुछ कुछ अर्थवर्म जैसी होती है, ठीक है, एकदम नहीं, लेकिन कुछ कुछ वो वेव लाइक मूवमेंट करता है, जिस वजह से जैसे पानी है, मान लीजिए आपने पानी में कुछ रखा, तैरने लायक एक पत्ती रखी, अब आप पानी में वेव कर रहे हैं तो वो पत्ती बढ़ेगी ना आगे। इस तरीके से जो उसकी मसल फुट्स होती हैं वो भी वेव करती है, जिसकी वजह से ये स्नेल आगे बढ़ता है। नेक्स्ट आता है कॉकरोच। कॉकरोच वॉल एंड क्लाइंब एज वेल एज फ्लाई इन द एयर। They have 3 pairs of legs. These helps in walking. The body is covered with a hard outer skeleton. This outer skeleton is made of number of plates joined together and that permits movement. ठीक है, कॉकरोच चढ़ भी सकता है, चल भी सकता है, भाग भी सकता है, उड़ भी सकता है, ठीक है। इसकी बॉडी 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, यानी 6 लेग्स होते हैं। पेयर्स, एक पेयर ऑफ लेग मतलब 2 लेग्स, ठीक है। 3 पेयर्स ऑफ लेग्स है मतलब 6। देखिए 1 2 3 4 5 6, एक कॉकरोच के पास 6 लेग्स होते हैं जो उसकी वॉकिंग में हेल्प करते हैं। उसकी बॉडी एक आउटर स्केलेटन से कवर्ड होती है जो कि प्लेट से, अगर इधर ये तो आप, ये इसके विंग्स है, ये बॉडी नहीं है, तो आपकी बॉडी नहीं, आप इसे उल्टा करोगे तो आप देखोगे ये इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से इसकी बॉडी प्लेट्स से बनी होती है, ठीक है। अगर आपने कभी कॉकरोच पकड़ा हो तो उल्टा करके देखना उसको, तो इस तरीके के प्लेट से बनी होती है। इसे एक आउटर स्केलेटन बोलते हैं, ये कॉकरोच का आउटर स्केलेटन होता है जो उसकी मूवमेंट में भी काफ़ी हेल्प करता है। देयर आर 2 पेयर ऑफ विंग्स अटैच टू द बॉडी बिहाइंड द हेड। 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, यानी 4 विंग्स होते हैं कॉकरोच के पास, ठीक है। द कॉकरोच हैव डिस्टिंक्ट मसल, दोज नियर द लेग्स मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग, द बॉडी मसल्स मूव द विंग्स व्हेन द कॉकरोच फ्लाइज। तो उसके पास अलग अलग तरीके की मसल्स होती हैं, अलग अलग तरीके की मूवमेंट के लिए। जो लेग्स के पास उसकी मसल्स होती हैं उसको चलने में मदद करती है, और जो बॉडी मसल्स होती है वो उसको उड़ने में मदद करती हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक कॉकरोच की बॉडी का स्ट्रक्चर कि किस तरीके से वो मूव करता है। नेक्स्ट आता है बर्ड्स। बर्ड्स जो है उड़ने के लिए ही बने,
उनका बॉडी स्ट्रक्चर भी ऐसा ही है, जैसे कहते हैं ना बर्ड्स उड़ने के लिए बड़े हैं, उनको पिंजरे में मत बांधो, वो सही कहते हैं, बर्ड्स एक्चुअल में उड़ने के लिए बड़े हैं। द बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडीज आर वेल suited for flying, their bones are hollow, light, the bones of the hind limbs are typically for walking and perching। perching माने किसी डाल पे बैठना, नॉर्मल उनका बैठना, डाल पे पकड़ के उसको ग्रिप करके बैठना, उसे perching कहते हैं। द bony parts of the forelimbs are modified as wings, the shoulder bones are strong। ठीक है, अब क्या होती है बोन, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, बर्ड की जो बोन्स होती है ना वो हॉलो और लाइट होती है। ठीक है, उनकी बोन्स हमारी बोन्स की तरह भारी नहीं होती हैं, वो अंदर से खोखली होती हैं और बहुत हल्की होती है। द बोन्स ऑफ हाइंड लिम्स आर टिपिकली फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग। जो नीचे के उनके ये वाले इसके बात कर रहा है वो पंजों की, वो चलने के लिए और पर्चिंग यानी बैठने के लिए बने होते हैं। ठीक है, बोनी पार्ट्स ऑफ फोर लिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग्स। जो फोर लिम्स के बोनी पार्ट होते हैं वो विंग्स की तरह मॉडिफाइड होते हैं। ठीक है, द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग, उनकी जो शोल्डर बोन होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि वो उन्हें उड़ने में मदद करती है। द ब्रेस्ट बोन आर मॉडिफाइड टू होल्ड द मसल ऑफ फ्लाइट विच आर यूज टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन। और जो ब्रेस्ट बोन होती है ये मॉडिफाइड होती है उसकी बॉडी को, मसल्स को होल्ड करने के लिए, उसकी बॉडी के मसल्स को, यहाँ पे जो मसल्स होती हैं जो उसकी विंग्स के अप एंड डाउन मूवमेंट के लिए ज़रूरी होती है, मतलब जो मसल्स उसकी अप एंड डाउन मूवमेंट को कराती हैं, ठीक है, हेल्प करती हैं, उन मसल्स को होल्ड करने के लिए ब्रेस्ट बोन मॉडिफाइड होती है। ठीक है, और ये ब्रेस्ट बोन एक्चुअली में ब्रेस्ट बोन उसकी काफ़ी बॉडी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बॉडी को होल्ड करती है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट आता है फिश। फिश का क्या है, फिश की बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है। स्ट्रीमलाइंड कैसे, द हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन द मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी। आप देखिए यहाँ से छोटा है ये, फिर यहाँ बीच में बड़ा है, फिर यहाँ से छोटा है। ठीक है, ये वाला पार्ट पतला और छोटा है, बाकी बीच का पार्ट फ्लैट और बड़ा है। ठीक है, द बॉडी टेपर्स एट बोथ एंड, टेप की तरह, टेपर्स मतलब पतली पतली होती है दोनों एंड पे। दिस बॉडी शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन। ऐसी बॉडी शेप को स्ट्रीमलाइन बॉडी कहते हैं। सीधी सी बात है, ये एक स्ट्रीमलाइन बॉडी है। ठीक है, जो कि हेल्प करती है फिश को स्विम करने के लिए। द शेप इज सच दैट द वाटर कैन फ्लो अराउंड इट इजिली एंड अलाउ द फिश टू स्विम इन वाटर। ये ऐसा शेप होता है कि वाटर आराम से उनकी बॉडी के थ्रू मतलब बॉडी के अगल बगल से निकल जाए, उनको प्रॉब्लम ना हो पानी में तैरने के लिए। द स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विद द स्ट्रॉन्ग मसल्स। जो फिश का स्केलेटन होता है वो स्ट्रॉन्ग मसल्स से कवर्ड होता है, जो कि उनको मदद करता है स्विम करने के लिए। During swimming, muscles make the front part of the body curve to one side and the tail part swings towards the other side। यानी जो आगे की बॉडी होती है, आधी फ्रंट पार्ट की बॉडी होती है, वो एक तरफ मुड़ती है। मान लीजिए वो राइट की तरफ मुड़ी तो जो टेल होगी वो लेफ्ट की तरफ मुड़ेगी। ठीक है, द फिश फॉर्म्स कर्व्स एज शोन इन फिगर 8.24। इस तरीके से अब देखिए ये जो फ्रंट बॉडी है ये लेफ्ट की साइड मुड़ी है इस तरफ, तो ये जो टेल पार्ट होगा ये राइट की साइड मुड़ा होगा। ठीक है, और जब ये राइट की साइड मुड़ा होगी फ्रंट बॉडी, तो ये टेल होगा जो लेफ्ट की साइड मुड़ा होगा। इस तरीके से बॉडी को, अपनी स्ट्रीमलाइन बॉडी को वो अरेंज करती हैं वाटर में। देन क्विकली द बॉडी एंड द टेल curve to other side. This make a jerk and pushes the body forward. A series of such jerks make the fish swim ahead. This is helped by fins of the tails. अब क्या होता है कि इसी तरीके से पहले क्या करा उन्होंने, मान लीजिए आपने आगे की बॉडी को उन्होंने लेफ्ट की तरफ मोड़ा और टेल को राइट की तरफ मोड़ा, तुरंत ही उन्होंने क्या कहता है अपनी फिर फ्रंट बॉडी को राइट की तरफ मोड़ लिया और टेल को लेफ्ट की तरफ मोड़ लिया। इस तरह वो जल्दी से करती हैं, एकदम पलक झपकते जिसे कहते हैं, अपनी ये मूवमेंट करती हैं। इस तरीके से जल्दी से उनका क्विकली उनकी बॉडी का कर्व बदलने की वजह से उनको एक जर्क, एक धक्का मिलता है आगे की तरफ। ठीक है, और इस तरीके के मूवमेंट, मतलब इस तरीके के धक्कों से बहुत सारे ऐसे वो मूवमेंट्स करती हैं, बार बार अपनी आधी बॉडी को राइट ले जाएंगी, फिर लेफ्ट ले जाएंगी, और टेल भी राइट लेफ्ट होती है। इस तरीके से थोड़े थोड़े धक्के मिलते हैं, इस तरीके से उनकी बॉडी आगे की तरफ, फॉरवर्ड की तरफ जाती है, मूव करती है। इस तरीके से वो सीरीज़ बनाती हैं पूरी। देख लीजिए यहाँ से लेकर के, ये आपको क्या लगता है, ये टोटल काम 2 से 3 सेकेंड का है। 2 से 3 सेकंड में वो इतने सारे मूवमेंट कर लेती है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी आगे जाती है। पहले वो फिश यहाँ थी, अब वो यहाँ आ गई।
ठीक है, क्योंकि उसने इस तरीके की मूवमेंट परफॉर्म करी है। फिश ऑल्सो हैव अदर फिन्स ऑन देयर बॉडी, जैसे ये फिन्स, ठीक है, ये फिन्स भी होते हैं, विच मेनली हेल्प टू कीप द बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड टू कीप द डायरेक्शन वाइल स्विमिंग। यानी स्विम करते वक्त ये फिन्स क्या होते हैं, डायरेक्शन, अब ऐसे अगर बॉडी मूव कर रही है उनकी एक जर्क से, तो वो कहीं भी जा सकती है, इसलिए कि फिन्स होती हैं जो बॉडी को डायरेक्शन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, स्विमिंग के दौरान उनको हेल्प करती है डायरेक्शन के लिए। हाउ डू स्नेक मूव्स? स्नेक हैव अ लॉन्ग बैकबोन। स्नेक एक के पास एक लॉन्ग बैकबोन होती है, ठीक है, जैसे हमारी बैकबोन है, इसी तरीके की उसके पास सिर्फ एक बैकबोन होती है। दे हैव मैनी थिन मसल्स, उनके पास काफ़ी थिन थिन मसल्स होती है, तो बहुत पतली पतली मसल्स उनके बैकबोन से ही जुड़ी होती है। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन दो दे आर फार फ्रॉम वन अनदर। एक दूसरे से दूर होने के बाद भी, जैसे सांप खींच सकता है ना, तो एक दूसरे के से दूर होने के बाद भी वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है। मसल्स ऑल्सो इंटरकनेक्टेड बैकबोन, रिब्स एंड स्किन। वो मसल्स, वही मसल्स मैंने बताया, बैकबोन से भी कनेक्ट रहती हैं, रिब्स से भी कनेक्ट रहती हैं और स्किन से भी कनेक्ट रहती है। तो ये मसल बहुत हेल्प करती है उनकी मूवमेंट में। कैसे? द स्नेक्स बॉडी कर्व्स इनटू मेनी लूप्स। Each loop of snake gives it a forward push by pressing against the ground. Since its long body makes many loops and each loop gives it this push, the snake moves forward very fast and not in a straight line. स्नेक की बॉडी मसल्स की हेल्प से बहुत सारे लूप्स बनाती है, ठीक है, जैसे इसी में देख लीजिए, यहाँ एक लूप बनाया, दूसरा लूप यहाँ बनाया, तीसरा लूप यहाँ बनाया, चौथा लूप यहाँ बनाया, यानी जितना बड़ा सांप होगा वो इतने ज़्यादा लूप्स बना सकता है, ठीक है। इसी सांप ने 4 लूप्स बना लिए। अब ये हर एक लूप इसको एक फॉरवर्ड पुश देता है। ये लूप जब स्ट्रेट होता है ना, मतलब ये लूप वापस जब सीधा होता है तो ये उसको पुश देता है, एक फॉरवर्ड पुश देता है, ठीक है। और इस तरीके से ढेर सारे, जैसे इसने 4 लूप्स बनाए तो 4 फोर्स लगे, काफ़ी आगे बढ़ता है, ठीक है। प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड, हर लूप उसको एक फॉरवर्ड पुश देता है ग्राउंड के अगेंस्ट हो करके, मतलब एक इतना समझिए कि उसका हर एक लूप उसको एक पुश देता है। तो 4 लूप्स है तो 4 पुश आएंगे उसके पास, ठीक है। सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी मेक्स मैनी लूप, ईच लूप गिव्स इट पुश, स्नेक मूव्स फॉरवर्ड वेरी। इस तरीके से स्नेक बहुत ज़्यादा तेज़ी, कभी आपके सामने स्नेक आ जाएगा, अगर वो आपसे डर गया तो वो बहुत तेज़ भागेगा ना, आप देखोगे बहुत तेज़ी से भागा। क्यों? क्योंकि उसने एक ही बार में 4 से 5 लूप्स बनाए और हर एक लूप्स ने उसे अच्छा पुश दिया। 4-5 लूप्स एक बार में उसे काफ़ी अच्छा पुश दे देंगे, इसलिए वो बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगा। और स्नेक कभी भी स्ट्रेट लाइन में ऐसे सीधे सीधे, जैसे अर्थवॉर्म यहाँ से चला सीधे लाइन में, सीधे ही जा रहा है ना, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। स्नेक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता क्योंकि वो लूप्स बना करके वो मूव कर रहा है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे कीवर्ड्स। बैकबोन आपको पता है क्या होता है, हमारी बॉडी में होता है बैकबोन, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपको पता है। ब्रेसाइल्स, अर्थवॉर्म के बॉडी में छोटे छोटे हेयरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उसको ग्राउंड को होल्ड करने में, ग्राउंड में ग्रिप बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। क्योंकि वो ऐसे मूव करता है ना, अपना पहले बैक वाला पार्ट फिक्स कर लेता है ग्राउंड में, फिर फ्रंट वाला पार्ट फिक्स कर लेता है ग्राउंड में, उसकी मदद इसमें ब्रेसाइल्स करते हैं, ठीक है। तो वो ब्रेसाइल्स होता है। कार्टिलेज आपको पता है, आपका ईयर कार्टिलेज का बना है। कैविटी यानी कोई भी हॉलो स्पेस, कोई भी खाली जगह, उसको कैविटी बोलते हैं, ठीक है। फिक्स जॉइंट्स होते हैं जो मूवेबल नहीं होते हैं। गेट ऑफ एनिमल्स कैसे मूव करते हैं। हाइंड जॉइंट हमारी एल्बो में होता है। मसल्स मैंने बता रखा है आपको, मसल्स क्या होती हैं। आउटर स्केलेटन कॉकरोच के पास होता है। पेल्विक बोन्स बता रखा है, हमारी लोअर बॉडी में होता है, ठीक है। पिवोटल जॉइंट, हमारा पिवोटल जॉइंट कहाँ पर होता है, हेड और नेक के बीच में, मतलब जो हेड और नेक को जोड़ता है वो पिवोटल जॉइंट होता है। रिब केज बताया मैंने आपको क्या होता है। शोल्डर बोन्स आपको पता है क्या होता है। स्केलेटन, हमारी बॉडी में हमारी बोन्स का फ्रेमवर्क को हम स्केलेटन बोलते हैं। स्ट्रीमलाइंड, फिश की बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है। समरी इंपॉर्टेंट होती है हर चैप्टर की, पढ़ लीजिएगा एक बारी तो आपको चैप्टर का एक बारी बेस पता चल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज पे, फिल इन द ब्लैंक्स। जॉइंट्स ऑफ द बोन्स हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज फॉर्म्स द डैश ऑफ द बॉडी। बोन्स और कार्टिलेज के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, ऑब्वियसली स्केलेटन। द बोन्स एट द एल्बो आर जॉइंड बाय, एल्बो पे कौन से जॉइंट है, हाइंड जॉइंट। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ pulls the bones during the movement. The contraction of muscles
pulls the bones during the movement. Indicate true and false. The movement and locomotion of all animals is exactly the same. Nope. The cartilage are harder than bones. Nope. The fingers bones do not have joints. Nope. गलत. Finger bones तो बहुत joint होते हैं, fingers में तो 3 joint होते हैं. The forearms has 2 bones. Yep. Cockroach have an outer skeleton. Yes. Match the following. Upper jaw. Have fins on the body. Has an outer skeleton. Can fly. Is an immovable. Upper jaw. हमारा lower jaw movable होता है. Upper jaw क्या movable होता है? नहीं. Is an immovable joint. Fish have fins on the body. Fish के पास ही तो होते हैं और किसके पास होती है? Ribs has an outer skeleton. No. Protects the heart. Obviously ribs protects the heart. Snail shows very slow movement. ठीक है, बहुत धीरे धीरे करता है ना मूवमेंट. कॉकरोच हैज़ एन आउटर स्केलेटन. ये एक्स्ट्रा है. फिश का 2 हो जाएगा यहाँ पे. फिश हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी. फिश के 2 हो जाएंगे. हैव फिन्स ऑन द बॉडी एंड हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी. आंसर द फॉलोइंग. व्हाट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट? हमने ऊपर पढ़ा था बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. इसका आंसर यहाँ पर है. The ball is like the part of the shoulder to which your arm is joined. The rounded end of the bone fits into the cavity of the other bone. Such joint allows the movement in all direction and called ball and socket joint. ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक. नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द स्कल बोन आर मूवेबल. स्कल की कौन सी बोन मूवेबल होती है? नो बोन. कोई भी स्कल की तो कोई भी बोन मूवेबल नहीं होती है क्योंकि फिक्स जॉइंट्स होते हैं. नो बोन्स आर मूवेबल ऑफ स्कल बिकॉज skull have fixed joints. Why can our elbow not move backwards? उल्टी तरफ, बैकवर्ड की तरफ क्यों नहीं घूमती हमारी एल्बो? Because it has hinge joint. क्योंकि उसके पास हाइंड जॉइंट होता है. सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें. और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं. मैं अगली वीडियो में उसे सॉल्व कर दूंगा. जय हिंद, जय भारत.